नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव अमिता नीरव की इस महाकाव्यात्मक कृति माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कर्ण की 5वीं कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमिता नीरव और हमने 2 अध्यायों पर चर्चा कर ली है। ये तीसरा अध्याय है और ये तीसरे अध्याय का शीर्षक है घट स्थापना। अभी तक की कथा में आप लोगों को बता दूं कि महाराजा ययाति की कहानी और देवयानी और शर्मिष्ठा की कहानी अभी फ्लैशबैक में चल रही है। एक बालिका मीनाक्षी नाम की अचेत बालिका महाराज को मिली है और उनके राजवैद्य उसका उपचार कर रहे थे और उससे लगाकर महाराज ययाति के विवाह जो देवयानी के साथ संपन्न हुआ था और शर्मिष्ठा उन्हें दासी के रूप में उपहार में प्राप्त हुई थी और महाराज ययाति दासी शर्मिष्ठा के साथ भी अपने संबंध बना लेते हैं। वो दासी वस्तुतः शुक्राचार्य जो असुर राजा है वृषपर्व उनकी पुत्री हैं। मैं अमिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तीसरा अध्याय है इसको सारांश रूप में बताएं ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें। कहानी अभी भी फ्लैशबैक में ही चल रही है। ययाति के सामने मीनाक्षी आती है और वो अभी भी उसका उपचार हो रहा है, लेकिन ययाति के सामने जो समस्या है वो ये है कि देवयानी को कैसे मनाए कि वो मीनाक्षी को स्वीकार कर ले। तो एक भावुक घटनाक्रम बनाया जाता है, मतलब एक योजना बनाई जाती है और देवयानी को भावुक करके और उसके सामने मीनाक्षी के बारे में जानकारी रखी जाती है। देवयानी उसको स्वीकार करने यहाँ के लिए ये बतलाना मैं आपको आवश्यक समझता हूँ कि एक अच्छा राजा एक अच्छा अभिनयकर्ता भी होता है, तो वो अपनी प्रजा और अपनी पत्नी के साथ भी अभिनय करता है और उस अभिनय में सफल भी होता है। तो वो उसके लिए देवयानी को तैयार कर लेता है और देवयानी मीनाक्षी को स्वीकार करती है। मीनाक्षी ठीक हो जाती है और वो प्रतिष्ठानपुर राज्य में जो है वो मतलब राजधानी में राजमहल में आकर रहने लगती है। देवयानी को लगता है कि वो पूर्ण हुई क्योंकि उसको बेटे की जरूरत थी और वो देवयानी उसको पालने लगती है। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम ऐसा होता है जिसमें स्त्री की वर्जिनिटी पर सवाल आता है और फिर से देवयानी जो है वो मीनाक्षी के साथ जो हुए दुराचार उसको याद करके दुखी हो जाती है और वो राजवेद से बात करती है कि इसके लिए कुछ किया जा सकता है। राजवेद कहते हैं कि इस तरह की कोई प्रयोग अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम प्रयोग कर सकते हैं। सफल हो या न सफल हो ये एक अलग बात है। देवयानी और ययाति दोनों उसके लिए तैयार हो जाते हैं और मीनाक्षी का फिर से उपचार करना मतलब किया जाना शुरू कर दिया जाता है। ये मीनाक्षी का उपचार जो है अक्षत योनि का ये सफल होता है और यहाँ से कहानी वर्तमान में आती है। जो हमने बिल्कुल शुरू में पहला शब्द जो पहला पेज जो था अक्षत योनि वाला, वो अब यहाँ से कहानी वर्तमान में आती है मतलब। और उसके बाद मीनाक्षी जो है वो ठीक हो जाती है और फिर से वापस से प्रतिष्ठानपुर उसको लेकर आया जाता है और फिर देवयानी के मन में ये बात आती है कि क्योंकि मीनाक्षी का नया जन्म हुआ है तो उसका नाम भी नया होना चाहिए और वो एकदम से सुख में रहती है। तो वो एक आयोजन करने की योजना बनाती है और उस आयोजन में अपने पिता शुक्राचार्य और कच्छ दोनों को आमंत्रित करती है। शुक्राचार्य आते हैं और उस बीच देवयानी बहुत सारे उहापोह में रहती है, बहुत सारा अंतर्द्वंद उसके अंदर चलता है शर्मिष्ठा को लेकर और अंततः वो ये विचार करती है कि शर्मिष्ठा ने अपने जो अपराध है उसका बहुत दंड भुगत लिया है और अब उसको माफ कर दिए जाने की जरूरत है। तो ये प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखती है। पिता थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं और उसके बाद वो खुश होकर उसको स्वीकृति दे देते हैं और देवयानी और शुक्राचार्य दोनों शर्मिष्ठा से मिलने जाते हैं
लेकिन वहां जाकर शर्मिष्ठा नहीं मिलती है, लेकिन वहां जाकर ये पता चलता है कि शर्मिष्ठा को ययाति से 3 पुत्र हैं और देवयानी छली हुई महसूस करती है खुद को और वो लौट आती है। उसके बाद मीनाक्षी का नामकरण होता है, लेकिन वो देवयानी के लिए उसका अर्थ खत्म हो जाता है। मीनाक्षी का नामकरण होता है और माधवी उसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ से माधवी फिर से हाँ, पाठकों के सामने आती है। माधवी पहली बार पाठक के सामने आती है। सबसे पहली बार तो वो मीनाक्षी के रूप में, हाँ, जो उपन्यास शुरू हुआ था उसमें, हाँ, उसका नाम मीनाक्षी हाँ, था। हाँ, लेकिन अब चूंकि महाराज ययाति ने उसको दत्तक ग्रहण कर लिया हाँ, है, तो उसका नामकरण माधवी किया गया। माधवी के नाम से। फिर माधवी यहाँ से शुरू, मतलब माधवी यहाँ से जिसको कहना चाहिए कि फ्रेम में आती है। और शुक्राचार्य उत्सव खत्म होने की रात ही चले जाते हैं और अगली सुबह महारानी देवयानी को यह सूचना मिलती है कि ययाति बहुत बीमार है। ये राजवेद जो है वो लगातार उनका इलाज करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ययाति को दरअसल समस्या क्या हुई है। इन बिटवीन कच्छ जो है वो ये खबर सुनकर प्रतिष्ठानपुर आते हैं और वो देवयानी से मिलते हैं। देवयानी उनको बताती है कि राजवेद जो है कोई भी वो बीमारी क्या है, उनको परेशानी क्या है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कच्छ परीक्षण करते हैं और उसके बाद देवयानी से पूछते हैं कि क्या यहाँ गुरुदेव रुष्ट होकर गए हैं। देवयानी कहती है हाँ, यहाँ पर पिताजी रुष्ट होकर गए हैं। तब कच्छ बताता है कि शायद उनका जो इलाज है ययाति का वो शुक्राचार्य ही कर पाएंगे, कोई और उनका इलाज नहीं कर पाएगा। कच्छ उनको लेने के लिए जाता है और कच्छ उनको लेकर वापस आता है। तब शुक्राचार्य ये बताते हैं कि उन्होंने ययाति के पथ्य में, मतलब उनका जो खाना था उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई है जिसकी वजह से उनकी बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो गई है। तो डॉक्टर्स उस वक्त भी बड़ी भूमिका निभाते थे व्यक्ति के जीवन में, जैसे कि आज निभा रहे हैं। वो व्यक्ति को जवान करने में भी समर्थ थे और असमय बुढ़ापा लाने में भी समर्थ थे। तब ययाति को इससे पहले जो घटना होती है, ययाति जैसे होश में आते हैं तो देवयानी को लगता है कि उसके जीवन में एक मिसिंग चीज है, कुछ मिस हो रहा है, और वो उसके लिए शर्मिष्ठा के पास जाती है। शर्मिष्ठा से माफी मांगती है, शर्मिष्ठा उससे माफी मांगती है और वो शर्मिष्ठा और उसके बच्चों को लेकर प्रतिष्ठानपुर राजमहल में आती है। ये एक घटना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद ययाति के इलाज की शुरुआत होती है, लेकिन ये कह देते हैं शुक्राचार्य जो है वो ये कहते हैं कि इसका सर्जरी के अलावा मतलब और कोई इसका इलाज नहीं है, तो उसके लिए वैकुंभ प्रत्यारोपित करना पड़ेगा। कच्छ कहता है मैं अपना वैकुंभ दे सकता हूँ, देवयानी कहती है मैं अपना वैकुंभ दे सकती हूँ, लेकिन शुक्राचार्य का यह कहना है कि वो एक तो रक्त संबंधी का होना चाहिए, दूसरा युवा होना चाहिए और तीसरा जो है वो पुरुष होना चाहिए। तो इन तीनों शर्तों पर देवयानी और कच्छ दोनों पूरे नहीं उतरते हैं। तब एकाएक ययाति को याद आता है कि उनका जो सबसे छोटा पुत्र है पुरु, वो इसके लिए उपयुक्त है और उसका प्रस्ताव रखते हैं। पुरु उसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अभी पुरु पर्याप्त परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए उसका वैकुंठ प्रत्यारोपित अभी नहीं किया जा सकता, कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक फेज जो है वो खत्म होता है और कहानी वहां खत्म होती है जहां महाराज ययाति से मिलने के लिए गरुड़ और गालव दोनों आते हैं। यहाँ चैप्टर तीसरा जो है वो खत्म होता है। तो तीसरे चैप्टर में अभी जो पुरु का वयकुंभ है, स्टेम सेल जिसे कह सकते हैं एक तरह से, अगर हम आधुनिक भाषा में बात करें प्रतीकात्मक रूप से, तो वो अभी महाराज ययाति को प्रत्यारोपित नहीं हुआ। अच्छा, ये किसी भी रोचक कथा की तरह इस कहानी में, इस अध्याय में बहुत घटनाएं हैं और एक के बाद एक जो है वो रोचकता बढ़ा रही है। और जैसे ही ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो अपनी गति की तरफ लौट आया है, सामान्य गति की तरफ, फिर से एक नई घटना हो जाती है। जैसे शर्मिष्ठा
को माफ करने के लिए जब देवयानी उसके आश्रम उस जहां वो रहती है वहां जाती है आम्रकुंज में, तो वो ये देखती है अचानक कि वहां पर 3 बालक खेल रहे हैं और 3 बालकों को जब से वो अपना परिचय पूछती है तो वो बताते हैं कि हमारे जो महाराज हैं, हमारे जो पिता हैं वो स्वयं महाराज ययाति है। तो ये जो है वो बड़ा ड्रामेटिक चेंज होता है। कहाँ तो व्यक्ति माफ करने गया है और कहाँ पर उससे ये मालूम पड़ा है कि वो जिसको माफ करने गया है वो एक तरह से उसकी सौतन का वो जो रूप है वो अदा कर रही है, और स्वयं उसके पति ने भी उसे चीट किया, और चीट भी किसे किया है, जिसे वो दासी बनाकर लाई है, जिसे वो सजा देना चाहती है। तो ये बड़ा जो महत्वपूर्ण अध्याय है इस तरह से कि इसमें लगातार घटनाएं हैं और लगातार रोचकता बनी हुई है। मेरा जो पहला प्रश्न है वो पहले मैं देवयानी पे करना चाहता था, लेकिन अब मैं पहले पुरु के लिए प्रश्न करना चाहता हूं। देखो, ये जो पूरी कहानी है ये 5,000 साल पुरानी कहानी है, और कैसे लोग थे वो मैं उनको इस तरह से देखता हूं कि एक कमिटमेंट जो है वो उनमें था। ये पूरी जो कहानी है माधवी की, इसमें जो कमिटमेंट है वो बड़ा हाई है। अगर एक बार कह दिया, एक बार जुबान दे दी, एक बार मूक समर्थन भी दे दिया, तो फिर जीवन भर उससे टलते नहीं है। जैसे सबसे पहले देखो, अगर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के लिए इस बात की सहमति दे दी महाराजा वृषपर्वा को कि ठीक है, अगर मेरी पुत्री दोषी है तो इसका जो दोष, इसको दंड देने का अधिकार मैं आपको देता हूं, वो देवयानी को दे देते हैं। वृषपर्वा ने जो दी थी, क्या नाम? वृषपर्वा ने शुक्राचार्य को और देवयानी को यह अधिकार दिया था। तुम हाँ, शुक्राचार्य का कह रहे थे। शुक्राचार्य देवयानी के पिता है। शर्मिष्ठा के पिता ने ये अधिकार शुक्राचार्य को दिया। शुक्राचार्य ने ये अपनी पुत्री को दे दिया, और फिर देवयानी ने कहा कि ठीक है, तो फिर शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहेगी। शुक्राचार्य इसे मना कर सकते थे, शर्मिष्ठा इसे मना कर सकती थी, लेकिन वृषपर्वा मना कर सकते थे, लेकिन देवयानी ने या जिसने भी ये फैसला देने का अधिकार जिसे प्राप्त हो गया, उसने अगर वो फैसला किया है तो उस फैसले को निभाया जाता है, पूरा जीवन निभाया जाता है। ये जो निर्वाह है ये माधवी भी करती है। माधवी तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ही कि वो अपने पिता के प्रति इतनी कृतज्ञ है कि वो उनसे उऋण होने के लिए अपने आप को वस्तु के रूप में समर्पित करने में भी हिचकती नहीं है। या हो सकता है उसे समझ नहीं हो, लेकिन समझ में आने के बाद भी कभी भी अपने पिता से वैसा विद्रोह नहीं करती दिखती है जैसे कि आधुनिक काल में हमें देखने को मिलता है, जहां पर किसी भी ऐसी चीज के लिए जो गलत सिद्ध हो रही हो, पिता या पुत्र अपने पिता से या किसी से विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन विद्रोह शायद उस वक्त के डीएनए में नहीं था। ऐसा मैं समझ रहा हूं। ये कमिटमेंट जो है, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि कमिटमेंट जो है वो बहुत कॉमन था उस एज में। शुक्राचार्य का कमिटमेंट, या शर्मिष्ठा का कमिटमेंट, या पुरु का कमिटमेंट, या देवयानी का कमिटमेंट। तो ये जो कमिटमेंट है, जो माधवी का कमिटमेंट तो खैर बात का है, उसकी विवशता भी है, लेकिन पुरु अपने पिता को अपनी जवानी दे देते हैं। और बाकी कहानी में हमें यह भी मालूम पड़ता है कि जैसे वो जवानी देते हैं तो उनके ऊपर बुढ़ापा हावी हो जाता है, और पुरु जो है वो बूढ़े दिखलाई देने लगते हैं कुछ साल बाद, और ययाति जो है वो जवान दिखलाई देने लगते हैं। तो ये जो पुरु का समर्पण है अपने पिता के प्रति, इसे तुम किस रूप में देखती हो? ये क्या है और ये क्यों है? जब उपन्यास लिखने की शुरुआत की थी तो पुरु का किरदार जो है वो भी माधवी के बरक्स महत्वपूर्ण किरदार है, लेकिन क्योंकि मुझे माधवी की कहानी कहनी थी इसलिए पुरु कहीं पीछे छूट गया। मुझे इस चीज का दुख है, मतलब तकलीफ है इस बात की कि पुरु के साथ न्याय नहीं हो पाया माधवी में। मगर किसी एक ही किरदार के साथ न्याय हो सकता था। मतलब इस सिलसिले में मैं ये मानती हूँ कि रचनाकार जो है वो न्याय नहीं कर सकता है। तो जैसे कि आपसे बार बार मांग की जा रही है कि माधवी की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, कुछ सालों बाद जब आप माधवी की कथा का दूसरा खंड लिखेंगी तो शायद ये पुरु की कथा के साथ भी न्याय हो पाए। अब पता नहीं माधवी क्या कैसे कब लिखवाए वो। हाँ, तो
उस वक्त एक विचार जो था, जो मेरे मन में लगातार था, वो माधवी के लिए भी था और वही विचार पुरु के लिए भी था कि इतने सारे अन्याय के बीच इन लोगों के मन में विद्रोह क्यों नहीं पनपता। मतलब लगातार अपने वस्तु होते जाने को ये लोग ऐसे बड़े निर्विकार भाव से, बड़े निसंग भाव से स्वीकार कैसे कर पा रहे हैं। और इसको कहानी में जस्टिफाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि जिस चीज से मैं खुद कन्विंस नहीं हूं, वो मैं उससे मैं अपने पाठकों को कैसे कन्विंस करवा पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने तर्क गढ़ना शुरू किए, और तर्क जो था वो मैं उससे अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं, लेकिन वो तर्क ये था कि वो दोनों ही पात्र वो अपने पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। माधवी इसलिए क्योंकि माधवी ये जानती है, मतलब जब अब तक माधवी ये जानती रही है, जब जहां तक हम कहानी लेकर गए हैं तब तक माधवी ये जानती रही है कि वो ययाति या देवयानी की पुत्री नहीं है, मतलब उसको दत्तक लिया गया है। तो एक राजमहल में एक लड़की जो पता नहीं कहाँ किसी गांव में पता नहीं कौन माता पिता रहे होंगे, उसको वो राजकुमारी बनाकर लेकर आए हैं और उसका पालन पोषण चल रहा है। तो उससे उऋण कैसे होगी वो, क्योंकि वो उसका अधिकार नहीं है। और ठीक यही बात पुरु के साथ भी है, क्योंकि पुरु जो है वो दरअसल दासी पुत्र है। ठीक है कि शर्मिष्ठा जो है वो वृषपर्व असुर राज्य की राजकुमारी थी, मगर प्रतिष्ठानपुर की जो महारानी है वो उसकी दासी थी। तो उस दासी के पुत्र को अपने ब्लड को लेकर उऋण होना है, अपने एक किस्म का कॉम्प्लेक्स है देवयानी में, माधवी में भी पुरु में भी। हाँ, माधवी में भी और पुरु में भी, और उसी के मतलब उसी से प्रेरित होकर वो जो है वो उस तरह का समर्पण देते हैं। एक चीज है। दूसरी चीज जो इस उपन्यास में बाद में आएगी, जो मुझे बहुत बाद में इस चीज को मतलब मैंने अनुभव किया कि दरअसल हम जो है वो अपनी परंपरा से सीखते हैं। जहां तक मतलब ययाति का जो वक्त था तब तक हमारी परंपरा में विद्रोह जैसी कोई चीज कभी नहीं रही, और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो था वो राम का उदाहरण था कि राम को पिता ने कह दिया कि आप 14 साल वनवास में रहेंगे, तो न राम ने विद्रोह किया, न सीता ने विद्रोह किया, न लक्ष्मण ने विद्रोह कमिटमेंट कहा। हाँ, नहीं, एक बात अच्छा, हाँ, ये आज्ञा पालन। वो कमिटमेंट नहीं है, वो उस आदर्श की स्थापना है जिसके माध्यम से इस व्यवस्था को, मतलब फिर मैं वही आ जाती हूँ कि वो उस आदर्श की स्थापना करने की कोशिश है कि इस व्यवस्था को किसी भी तरह से सस्टेन किया जाए। तो जब राम विद्रोह नहीं करते हैं, कई बार ये विचार भी आता है, मतलब उस नॉवेल में भी कहीं लिखा है मैंने कि रावण के राज्य में किसी ने ये विद्रोह नहीं किया कि आप सीता के साथ दुराचार कर रहे हैं, न स्त्री ने, न पुरुष ने, न किसी ने भी विद्रोह नहीं किया। वही चीज राम के साथ है। राम को वनवास भेजा गया, लेकिन जब राम इतने लोकप्रिय थे तब किसी भी नगरवासी ने, मतलब किसी भी नागरिक ने राम को वनवास दिए जाने के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। तो विद्रोह की जो परंपरा है वो पूरे इतिहास में कहीं नजर नहीं आती है। तो हम अपने इतिहास से सीखते हैं, और जब विद्रोह की परंपरा नजर नहीं आती है तो माधवी ये तर्क जो है वो जगह जगह देती है, तर्क कि हमारी परंपरा में विद्रोह नहीं है, हमारी परंपरा में हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का, या पिता का या माता का आज्ञा पालन जो है वो हमारी परंपरा हमको सिखाती है। तो ये भी एक किस्म का सत्ता या व्यवस्था को सस्टेन करने की कोशिश है। ये तुम अपने पुराने विचार की तरफ लौट आई हो कि सत्ता जो है, सत्तासीन और सत्ताहीन, ये दो प्रकार के वर्ग हैं केवल। लेकिन वो समाज अलग था जिसकी आप बात कह रही हो, ये समाज अलग है जिसमें हम जी रहे हैं। यहाँ तो मूल्यों का धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। वो उस वक्त वो जो है उदात्त मूल्यों वाला युग था। अब उस उदात्त मूल्यों वाले युग में भी जैसे कालीन के नीचे हमेशा धूल की तरह होती है, निश्चित रूप से कुछ कमियां होती हैं,
आज का युग भी कौन सा निरापद है। तो ये जो संघर्ष है ये तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति किस युग में सबसे ज्यादा सुरक्षित था और किस युग में सबसे ज्यादा वो सुखी था। उदात्त मूल्य का मतलब क्या है? अब उदात्तता की परिभाषा वैसी है जैसे मैं यहाँ पर 6 बनाऊं और वो तुमको 9 दिखलाई दे। तो मैं समझता हूं कि जो मूल्य समाज ने स्थापित कर दिए हैं उन मूल्यों का निर्वहन होना उदात्तता कहलाती है। जैसे राम का चरित्र जो है उदात्त चरित्र कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप भगत सिंह की तरफ खड़े होकर देखें, चे गुवेरा की तरफ खड़े होकर देखें, या अन्य किसी विद्रोही की तरफ खड़े होकर देखें, या अपने ही जगह पर आज खड़े होकर देखें, तो आपको राम का चरित्र उतना उदात्त नजर शायद ना आए। लेकिन आज भी राम का चरित्र जो है वो मूल्यों की दृष्टि से उदात्त है। उनके बहुत सारे आक्षेप हो सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि जो बहुमत है वो अल्पमत के ऊपर हमेशा हावी रहता है। तो उदात्तता की परिभाषा भी शायद वही सत्ता की परिभाषा ही हो सकती है। मेरा मूल सवाल ये है कि व्यवस्था व्यक्ति के लिए है या व्यक्ति व्यवस्था के लिए है? जब हम ये कहते हैं कि प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे अगर कोई प्रश्न है तुम अपने प्रश्नों को उत्तर स्वयं दो और पाठकों से निवेदन करूंगा। व्यक्ति यदि व्यवस्था के लिए है तो राम जो है वो आदर्श चरित्र नहीं। व्यक्ति व्यवस्था के लिए तो नहीं है, बस व्यवस्था ही व्यक्ति के लिए है। तो लेकिन वो व्यक्ति के जो बड़ा समूह है उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकासशील करने के लिए है। परंपरा जो है वो पूरी परंपरा व्यवस्था को सस्टेन करने के लिए स्थापित की जाती है। और पुरु और माधवी की परंपरा, मतलब उससे पहले की जो परंपरा है वो परंपरा ये है कि पूरी तरह से सिस्टम के साथ खड़ी हुई परंपरा है। मैं शाजिया जी का एक प्रश्न तुमसे करना चाहूंगा, हालांकि प्रश्न उन्होंने मुझसे किया है लेकिन प्रश्न सारे तुमसे होना है। तो जो पुराने सारे मूल्य हैं उनमें स्त्री के लिए क्या उदात्तता थी? नहीं थी। स्त्री के लिए कोई उदात्तता नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूं कि देखो, अगर ऐसा लगातार अत्यधिक शोषण होता चला जाता तो एक दिन विद्रोह की संभावनाएं हो जाती। कोई ना कोई सेफ्टी वॉल्व जरूर रहा होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेनी द ग्रीन ऑयल नीड्स मस्ट बी इन द डीप सी ऑफ मिजरी। तो ये जो व्यथा का फैला और गहरा सागर है, इसमें कोई ना कोई हरा भरा द्वीप अवश्य होता है। तो वहीं जाकर जो है स्त्री जो है शरण लेती है या उसने लिया होगा, मुझे नहीं पता। स्त्रियों की दुनिया की जो ओएसिस है या जो हरा भरे द्वीप है वो कौन से हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 5 या 7 हजार सालों का जो ज्ञात इतिहास हमारे पास में है उसमें स्त्री को अगर नायिका के रूप में स्थापित न किया गया तो उसे खलनायिका की तरह भी इस्तेमाल या स्थापित नहीं किया गया। मेरे ख्याल से हम एक बड़े खतरनाक डिबेट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें से विड्रॉ कर रहा हूं अपने आप को, माधवी पर लौट आते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये फिर उसी स्त्री मुक्ति की तरफ चले जाएंगे जिसका मैं भी हिमायती हूं। मैं भी व्यक्ति स्वातंत्र का हिमायती हूं और अस्तित्ववाद पढ़ने के कारण तुमने भी व्यक्ति स्वातंत्र को स्त्री स्वातंत्र से अपर स्टेज पर रखा है। व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या स्वतंत्र पुरुष हो। और अब ये अलग बात हो सकती है कि इसके लिए किस सीमा तक जाके उसे विद्रोह करना चाहिए। वो अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, अपने अपने मूल्य, अपने अपने संस्कार शब्द को मैं वापस विलोपित करता हूं। वो व्यक्तिगत चीज हो सकती है कि आप कहां किस स्टैंड पर जाकर विद्रोह करते हैं, किस लेवल का विद्रोह करते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा देवयानी से जुड़ा हुआ है कि देवयानी इस अध्याय में एकदम अलग शेड में नजर आती है। अभी तक का जो उसका शेड था वो ग्रे शेड था। वो एक तरह से एक खल पात्र की तरह नजर आती है जिसको गुस्सा आता है और गुस्से में वो विवेक खो देती है और उसमें फिर वो तुरंत फैसला लेती है और वो अपने पति के साथ भी एक व्यक्ति की तरह हमेशा प्रस्तुत रहती है, प्रतिस्पर्धी रहती है और इसके कारण वो बहुत कुछ खोती चली जाती है। लेकिन ये जो तीसरा अध्याय है इसमें देवयानी
एकदम से ऐसा लगता है जैसे 360 डिग्री मूव हो गई है। तो ये जो देवयानी का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको तुम किस तरह से देखती हो? ये क्यों हुआ होगा? ये क्यों हुआ? मैंने बिल्कुल शुरू में जो बात कही थी वो ये थी कि माधवी जो है वो मुझसे लिखवाई गई है। और एक और बात कही थी कि माधवी के जो किरदार हैं उन्होंने मेरे सामने बहुत विद्रोह किया। और एक बात कही थी कि क्योंकि मैं अपना लास्ट जो मतलब कहानी का जो अंत है या उपन्यास का जो अंत है उसको मैं बहुत अच्छे से नहीं निभा पाती हूँ, तो मैंने ये उपन्यास जो है वो अंत से लिखना शुरू किया। मतलब सबसे आखिरी वाला चैप्टर जो है वो सबसे पहले लिखा। तो जब मैंने आखिरी वाला चैप्टर सबसे पहले लिखा तो मेरे उपन्यास में भी देवयानी जो है वो वही देवयानी थी जो खांडेकर के ययाति में देवयानी थी। लेकिन जब धीरे धीरे देवयानी का किरदार बिल्ट होता चला गया तो मुझे महसूस हुआ कि देवयानी मुझसे कह रही है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे चित्रित करने की कोशिश कर रही हो। मतलब मुझे उस ब्रैकेट में मत रखो जो खांडेकर ने अपनी ययाति में रखा है। और वो अपने आप उस तरह से डेवलप होती चली गई। बाद में जब, क्योंकि मैंने चीजों को बहुत लॉजिकल देखने की कोशिश की थी, तो बाद में जब मैंने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ कि देवयानी जो है वो एक तरह से नायिका की तरह उभरी, तब मुझे ये अनुभव हुआ, मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि चूंकि माधवी ने उसके जीवन में आकर एक जो रिक्त है वो पूरा कर दिया। क्योंकि जो उसके जो दो बेटे थे उनको तो बहुत छोटी सी उम्र में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। माधवी के जीवन का रिक्त ये था कि वो किससे प्रेम करे। वो ययाति से प्रेम नहीं कर पाई थी क्योंकि वो कच से प्रेम करती थी और ययाति के साथ उसका उस तरह से सामंजस्य नहीं हुआ था। तो माधवी के आने से उसके जो जीवन का शून्य है या उसकी जो प्रेम का स्रोत है वो कल कल करने लगा। मतलब वो जो जिसको कहना चाहिए कि भरापन जो है जीवन में, वो देवयानी के जीवन में माधवी के आने से आ गया। तो उस भरेपन में, मतलब एक चीज है जो कई बार ये बात कही जाती है कि आप संन्यास की तरफ तब बढ़ते हैं जब आप जीवन पूरा भोग चुके होते हैं। हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है वो भी यही कहती है कि आपने अपना जीवन पूरा जिम्मेदारी पूरी यहाँ कर मैं ली। तुमको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि जिस पर हम बात कर रहे थे कि स्त्री के जीवन में वो कौन से हरे भरे टापू हैं या वो कौन सा ओएसिस है जहां पर जाकर वो शरण लेती है, जो उसका आश्रय स्थल है जहां जाकर वो अपना जीवन व्यतीत कर पाती है। मुझे लगता है कि जो माँ बनने की जो एक क्या कहना चाहिए, वरदान कहें या एक तरह का आशीर्वाद कहें, प्रकृति ने जो स्त्री को दिया है, मेरे ख्याल से ये वो चीज है जिसके कारण वो हर चीज जीवन में सहन कर लेती है। उसके जीवन में जब जब कोई पुत्र के या पुत्री के रूप में आ जाता संतति, तो उसके सहारे वो जीवन अपना पूरा व्यतीत कर लेती है, चाहे फिर जीवन की कितनी झंझाव वो सहन करती रहे। मुझे ऐसा विचार आया। इस पे तुम बाद में बात कर लेना भले, लेकिन अभी तुम अपना चाहे तो कंटिन्यू कर सकती हो या इस पे बात कर सकती हो। नहीं, ये फिर भटकने वाला मसला है। ये भी कंडीशनिंग का मसला है। ये भी समाज में डिफर करता है। वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम देवयानी की बात कर रहे थे, तो देवयानी के जीवन का जो रिक्त है, प्रेम है, मतलब मैं इस चीज को बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ कि यदि आपके भीतर कोई भावना उमड़ती है या आपके भीतर प्रेम उमड़ता है और आपने उस पर अवरोध लगा दिया है, तो आपके अंदर वो कुंठा की तरह मतलब स्थापित हो जाएगा। तो देवयानी के भीतर वो जो प्रेम था जो कच के लिए था, वो अवरोध का शिकार हो गया। मतलब वो अवरुद्ध हो गया, तो वो कुंठा की तरह ययाति पर और शर्मिष्ठा पर निकला। लेकिन जब माधवी की तरफ उसका प्रेम बहा, स्रोत जो है उसका वो बहा, माधवी की तरफ बहा, तो वो जिसको कहते हैं कि क्लियर हो जाता ना इंसान, स्पष्ट हो जाता है। तो वो स्पष्ट होने लगी और परिपक्व होने लगी और अपना जो सुख है
वो उसको उस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया उसने कि वो अपने आप को भी दृष्टा की तरह देखने लगी, अपने जीवन को भी दृष्टा की तरह देखने लगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उसका पश्चाताप किया। और देवयानी जो है वो इसलिए इस उपन्यास में नायिका की तरह आकर खड़ी हो गई। वो जो मैंने बात कही थी, अगर तुम उसको कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकती हो। वो तुम्हारा कहना चाहिए कि वो पसंदीदा टॉपिक भी है। नहीं, वही बात है कि हम पूर्वी आक्षेप मुझ पे लग रहा है। देखिए, महिमा मैडम कह रही है कि विमर्श के नाम पे मैं डरता हूँ, लेकिन मैं विमर्श नहीं कर रहा हूँ, मैं अमिता से संवाद कर रहा हूँ। उसमें जो भी विवादास्पद मुद्दे आएंगे मैं उससे एक कदम पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि किसी के लिए भी लड़ने के लिए मैंने झंडा नहीं उठाया हुआ है। अगर मैंने कोई झंडा उठाया तो अपनी सुरक्षा के लिए उठाया हुआ है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है फिल वक्त के लिए। तो अभी अमिता के विचार हम जानेंगे। असल में बात ये है कि पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं का फर्क जो है वो इस वक्त हमारे सामने स्पष्ट होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है और वहां पर स्त्रियों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं में जो फर्क है वो यही है। हमारे यहाँ की कंडीशनिंग ये है कि हम अपनी स्त्रियों को माँ के रूप में देखना पसंद करते हैं। अब तक की कंडीशनिंग हमारी ये है, और ये भी एक तरह से जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि ये भी व्यवस्था को सस्टेन करने की नहीं, देखो, अब आधुनिक अगर हम काल की बात करें तो ये बदल रहा है। कोई भी जो बेटा है या बेटी है वो अपनी माँ को अब स्त्री के रूप में भी देखने लगा है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगा है और उसके साथ खड़ा होता है कई बार अपने पिता के विरुद्ध। तो हम काफी आगे चले आए हैं। नहीं, मैं एक अलग बात कह रही हूँ। मैं जो बात कह रही हूँ ये है कि स्त्री के माँ रूप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित किया गया है, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि यदि स्त्री के माँ रूप को गौरवान्वित नहीं किया जाएगा तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सस्टेन नहीं कर पाएगी। स्त्री यदि अपने इस दायित्व से या अपनी इस जिम्मेदारी से या अपने इस वरदान को कहते हैं उसको कि वो करने से इनकार कर दे, बिल्कुल ठीक बात है। प्राकृतिक व्यवस्था रुक जाएगी। नहीं, प्राकृतिक व्यवस्था तो बाद में रुकेगी, लेकिन पेट्रियार्की जो है वो तकलीफ में आ जाएगी, क्योंकि वंश जो है वंश वृद्धि जो है वो उसका जो लक्ष्य है वो क्या है। मैं समझता हूं कि वंश वृद्धि की जो बात है वो भी बाद में आई। सबसे पहले पुरुष को स्त्री की आवश्यकता आई, और मैं अभी भी ये समझता हूं, मेरा ये मानना है कि जो पुरुष है वो संतान से डरता है, उसको संतान नहीं चाहिए। संतान सामाजिक मांग है। तो ये आज का सच है। लेकिन जब हम आधुनिक संदर्भों में बात जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी तब युद्ध लड़ने के लिए संतानों की जरूरत थी, और संतति के लिए संतानों की जरूरत थी। मतलब स्त्री संतति की इसलिए जरूरत थी क्योंकि उनको अगली संतति चाहिए। तब वो व्यवस्था कायम हो गई थी, और वो फिर उसको जरूरत के हिसाब से उसने स्त्री को बरता। और जब निजी संपत्ति का उदय हुआ तब फिर जो समाज है वो पुरुष प्रधान होता चला गया, क्योंकि युद्ध लड़ने का काम जो है वो या सुरक्षा करने का काम जो है वो पुरुषों के हाथ में था। आज भी तुम देखो, जैसे ही विवाह होता है उसके बाद जो पति है उसकी इच्छा संतानोत्पत्ति की नहीं होती। सबसे पहला दबाव परिवार का होता है, वो जो है संतति मांगती है। वही कंडीशनिंग का मसला है। तो कंडीशनिंग किसकी? मतलब पूरे समाज की कंडीशनिंग। समाज की कंडीशनिंग का असर ये होता है कि शादी हुआ, 2 साल हुआ नहीं और लगा कि अरे बच्चे होने की जरूरत है। और स्त्री का डर ये है कि यदि मतलब अभी भी हमारे यहाँ ये है कि यदि बच्चा नहीं होता है तो ये कहा जाता है कि दोष स्त्री में है। तो वो अपने आप को जो है इस सब मसले से अलग रखने के लिए, मुक्त करने के लिए चाहती है कि नहीं ठीक है, मतलब बच्चे हो ताकि मैं समाज में उस तरह से स्थापित हूँ। अच्छा, और एक चीज है, हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है वो ये बताती है
कि यदि माँ है तो उसके प्रति पूरे समाज में, मतलब बच्चे की माँ है तो पूरे समाज में बड़ा सॉफ्ट सा भाव होता है, होना ही चाहिए, उसके प्रति होना ही बहुत चाहिए। सहानुभूति होती है कि मतलब इसके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, इसके पास भावनाएं ज्यादा है। लेकिन ये कोई एक नियम नहीं है ये किसी भी चीज का। नियम तो हो गया है, लेकिन और पिछले ज्ञात इतिहास से ये नियम है। और बल्कि दुनिया का जो भी जाति है, चाहे वो पुरुष जाति हो, चाहे वो मानव जाति हो या जानवरों की जाति हो या पक्षियों की जाति, सब में ये नियम प्रकारांतर से लागू होता है। संतति का जो नियम है वो तो प्राकृतिक है और इसी से दुनिया आगे बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन जानवरों की दुनिया में पशुओं की ये जो मादा है वो उसको माँ होने के एवज में उसको मतलब प्रेम नहीं मिलता है, उसको सहानुभूति नहीं मिलती है। वो एक सहज क्रिया है जो उसको प्रकृति ने दी है। हम कुछ प्रश्नों की तरफ जाएं। प्रश्न तो नहीं है ज्यादा, लेकिन कुछ बातें हैं जिस पे बात किए जाने की जरूरत है। सचिन जैन जी कह रहे हैं कि क्या इस कथा को बिना किसी संदर्भ के पढ़ा जाना चाहिए? क्या आपने पहले से उल्लेखित किसी पात्र की पुनः व्याख्या करने का प्रयास किया है? यदि ऐसा है तो क्या उपन्यास का माध्यम इस हेतु सही है? देखिए, मिथक जो है, हाँ, मिथक जो है वो बहुत सारी व्याख्याओं की मांग करते हैं, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि खांडेकर ने जो लिखा है वो भी किसी के मैं बात करता हूँ। हाँ, तुम जाओ। वो भी मतलब खांडेकर ने जो लिखा है वो भी किसी न किसी संदर्भ से लिखा है। तो मिथक जो है वो हमको ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम जो है वो जो पात्र हैं उनकी जो व्याख्या है उसके लिए हम व्याख्या जो है वो उसको हम अपनी तरह से कर सकें। तो जैसे देवयानी की है, खांडेकर ने जो देवयानी के लिए कहा है वो मुझे लगा कि वो देवयानी के साथ अन्याय है। और हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि क्योंकि रामायण जो है वो 350 तरह की रामायण है और हर रामायण में राम का चरित्र अलग है, सीता का चरित्र अलग है। कई जगह ये भी है कि राम और सीता भाई बहन थे, कई जगह ये भी कहा जाता है कि रावण और सीता जो है वो बाप बेटी हैं। तो ये एक उपन्यासकार जो है, एक रचनाकार जो है, ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो किसी किरदार को किस तरह से चित्रित करे। हाँ, ये कहा जाता है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यानी जो कवि या कथाकार या रचनाकार होता है वो अपनी रचना का, अपनी दुनिया का निर्माता स्वयं होता है, वो स्वयं ब्रह्मा होता है। लेकिन ब्रह्मा की जो विडंबनाएं हैं उसको भी एक रचनाकार अच्छी तरह जानता है। कई बार वो जिस दुनिया की रचना करता है उसके पात्र उससे विद्रोह कर देते हैं, उसके पात्रों को वो जैसे रचना चाहता है वो एक सीमा तक तो उसके साथ रहते हैं, फिर उसके साथ नहीं रहते। कई बार पात्र जो है वो बात मानने से इनकार कर देते हैं जो रचनाकार चाहता है। तो ये रचनाकार की दुर्बलता है या रचनाकार की ये स्वतंत्रता की सीमा है, ये क्या है? मुझे लगता है कि दुर्बलता नहीं है ये रचनाकार का अपने पात्रों के साथ जो सामंजस्य है, जो संवाद है, जो लोकतंत्र है, जो क्रिएटर जो है वो कितना लोकतांत्रिक है। मतलब वो क्योंकि अपनी दुनिया का खुद निर्माता होता है वो। तो जैसे ये होता है ना कि हमारे यहाँ बच्चा होता है तो पिता ये चाहते हैं कि बच्चे को वो अपनी तरह से चलाएं। लेकिन डेमोक्रेसी का जो विचार है वो ये मांग करता है कि नहीं, बच्चे को भी एक एंटिटी की तरह आप मतलब स्वीकार करें। ये डेमोक्रेसी का विचार नहीं है मेरे ख्याल से, ये दर्शन और मनोविज्ञान दोनों की बात है। देखो, पिता कहीं भी जब अपनी सत्ता नहीं चला पाता तो पत्नी पे और फिर बाद में जो है वो पुत्र को उसके रूप में यूज करता है। नहीं, तुम फिर भटका रहे हो। आधुनिक समय में जो पिता है वो अपने पुत्र को मुक्त रखता है और देखता है कि वो फिर भटका रहे हो। ये वक्त के साथ ही बदलाव आया है। अन्यथा जो है इतिहास जो बताता है वो ये है कि पुरुष जो है वो अपनी संपत्ति में दासों को
और स्त्री को और बच्चों को, सबको शामिल करता है। और वही चीज जो है हम अब तक जो है कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत आगे चले आए ठीक हैं। है, आगे तो चले आ रहे हैं। आज तो पिता अपने पुत्र को वीडियो गेम खेलने से मना नहीं कर पाता है। वो अगर वो मना करता है तो उसको ये डर है कि जो बच्चा है वो कहीं कुछ कर ना गुजरे। नहीं, वो डर एक अलग बात है, लेकिन बच्चे की इच्छा को सम्मान देने की जो बात है वो मैं अपनी रचना प्रक्रिया के तहत जो बात कह रही हूँ कि जब मैंने ये देखा कि देवयानी या माधवी या पुरु ये इन लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया है और अब वो मतलब मेरा जो निर्देशन है वो छोड़ दिया है और वो मुझे अपना हाथ पकड़कर चलाने लगे हैं, तो मुझे लगा कि ये भी बुरा नहीं है। एक व्यक्तित्व के तौर पर यदि वो मुझे कहीं ले जाते हैं तो मुझे लगा कि ठीक है, ये भी चलने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो पात्र हैं जो पौराणिक नहीं है और उनकी भी आवाजाही जो है उपन्यास में बार बार होती रही है और कई जगह वो बड़े विद्रोह का प्रतीक होकर उभरे हैं। वो आपको ये महसूस होगा कि ये जो पात्र हैं ये आधुनिक बोध लिए हुए उभरे हैं, मतलब आधुनिकता बोध उनके अंदर है। जो पौराणिक पात्र है उनमें उस किस्म का आधुनिकता बोध नहीं है। जैसे पद्मजा की बात करें हम तो उसके पास उस तरह का आधुनिकता बोध था। शुभा है या अश्मक है, इन सब के पास उस तरह का आधुनिकता बोध रहा है और पौराणिक पात्रों को वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो पुरानी बात है मतलब तुम वस्तु की तरह बढ़ते जा रहे हो। तो ये जो कमिटमेंट है, क्या ये ग्रंथि है, ये कॉम्प्लेक्स है? जैसे कर्ण के समय से भी हम देख रहे हैं और यहाँ पर पुरु तक आते आते हम ये देख रहे हैं कि ये जो सारे कमिटमेंट हैं ये किसी न किसी ग्रंथि के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर आपके मन में अपने शासक के प्रति एक ग्रंथि है या यूं कहें कि आपके मन में कमजोरी है तो आप अपना जीवन देकर जो है वो उसके प्रति उस ऋण से पूर्ण होना चाहेंगे। तो ये कमिटमेंट क्या ये बुरी चीज है? ये कमिटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं तो नहीं मानता कि कोई कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिसके शासक हैं हम उसके एवज में उसको केवल पैसा देते हैं और हम उससे उसकी जान चाहते हैं, हम उससे उसका हर वो चीज चाहते हैं जो उसके पास में है और इसको हम कमिटमेंट का नाम देते हैं। तो क्या कमिटमेंट होना चाहिए? एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सीमा तक कमिटमेंट, यदि हम कोई कमिटमेंट करते हैं तो एक अपने विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपने कमिटमेंट कर दिया, जैसे दशरथ का कमिटमेंट था, पौराणिकता में बात कर रही हूँ, दशरथ ने कमिटमेंट किया था कैकई से कि नहीं, वो किसी भी वक्त जो भी मांगेगी मैं उसको दूंगा। तो जब उन्होंने राम का वनवास मांग लिया तो अब ये स्थिति हो गई कि दशरथ ने अपना कमिटमेंट निभाया और राम को वनवास भेज दिया और इस सारी पूरी प्रक्रिया में खलनायक कौन बनी? वो कैकई बनी। हाँ, जबकि कैकई ने वो वरदान उस वक्त लिया था जब दशरथ की उन्होंने जान बचाई थी और दशरथ ने कहा था कि तुम जिस भी वक्त जो मांगोगी। हाँ। लेकिन शायद कैकई ने अपना स्वार्थ देखा। वो जो परंपरा चली आ रही थी या परिवार की जो परंपरा होती है कि उसमें बड़ा जो पुत्र है वो राजा बनता है, उसकी बजाय उसने अपने उस कमिटमेंट उस वरदान का उपयोग करते हुए अपने पुत्र के लिए मांगा। अगर वो किसी और के लिए मांगती तो शायद वो महान पात्र होती, लेकिन अपने पुत्र के लिए मांगा इसलिए शायद वो खलनायिका हुई। हाँ, और यहाँ एक चीज और मुझे एकदम से ये लगा कि इस लिहाज से जो है विद्रोह करने वाले जितने भी पात्र हमारे पौराणिकता में रहे हैं, क्योंकि कैकई ने विद्रोह किया, तो विद्रोह करने वाले जितने भी पात्र हमारी पौराणिकता में रहे हैं वो खलनायक सिद्ध हुए हैं, चाहे कैकई हो चाहे शूर्पणखा हो। और दुर्भाग्य ये है कि वो सब स्त्रियां हैं। शूर्पणखा की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कैकई की बात कर रहा हूँ। कैकई ने विद्रोह किया तो कैकई अपने विद्रोह से खलनायक हो गए। मतलब यहाँ मैं आखिर फिर वही बात कहूंगी कि इस तरह से हमारी जो पौराणिकता है वो व्यवस्था की तरफ से लिखा गया है या सत्ता की तरफ से लिखी गई कहानियां हैं। इतिहास जो भी होता है वो राजाओं का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो पहले आपको शासक होना होगा। शासित का कोई इतिहास नहीं होता है। इतिहास हमेशा शेर का होता है, मेमनों का, भेड़ों का, बकरियों का इतिहास नहीं होता। ये विडंबना भी है और ये जो है तत्कालीन जो हमारा समय है इसका सच भी है। तो
इससे इससे मुठभेड़ करने के लिए, इससे दो चार होने के लिए हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि वो जितना विद्रोह अपने वीडियो गेम को पाने के लिए करती है, वीडियो गेम खेलने के लिए करती है, उतनी अपनी मूल्य रक्षा के लिए भी करेगी। ये एक प्रश्न मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुमने एक वो बहुत अच्छा सूत्र लिखा, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा सूत्र है, लेकिन सचिन जैन जी ने इस सूत्र की तरफ उल्लेख किया है, और वो सूत्र मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि पेज 219 पे सूत्र है कि आशा कभी मरती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है, इसकी कोशिका अमर होती है। इस पे एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालो। आशा कभी मरती नहीं है, इसकी कोशिका अमर होती है। हाँ, मतलब होप इज नेवर डाई। हाँ, सेल ऑफ होप इज, मतलब हम बार बार निराश होते हैं। देखिए, इसको इस तरह से भी समझिए कि हम बार बार निराश होते हैं, लेकिन वो जो उम्मीद बची रहती है, हम पूरी तरह से निराश किसी चीज से नहीं होते, एक उम्मीद जो है वो बची रहती है, और वही हमें लड़ने के लिए या कोशिश करके पाने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो वो जो हमारी जो इंसान की जो जिजीविषा है, वो उस आशा का प्रतीक है जो कभी नहीं मरती है। गुड। कुछ और कहना चाहोगे, या मैं बताऊं कि देखो अभी इस वक्त ऋषि दुबे हमको देख रहे हैं, अनुपमा शुक्ला मैडम हमको देख रही हैं, सचिन जैन जी हमें देख रहे हैं, निधि चड्ढा देख रही हैं, शाजिया रेहाना देख रही हैं, सतीश पालीवाल देख रहे हैं, और भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हमको अभी देख रहे हैं। रमेश शर्मा सर देख रहे हैं, महिमा शुक्ला मैडम देख रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने अभी एक माधवी ऑर्डर कर दी है। थैंक यू मैम। अनुपमा शुक्ला मैडम की बेटी ने माधवी ऑर्डर की है। और इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, हम पढ़ूं? आप, हाँ, मैं यही रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि इस जो तीसरा अध्याय है, इसमें जो आपका सबसे पसंदीदा अंश है, हालांकि आपका सबसे पसंदीदा अंश भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक का पाठ हमारे पाठकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, मत दर्शकों के लिए कीजिए। क्योंकि मैंने अपने, मतलब इसमें देवयानी जो है वो नायिका की तरह उभरी है, और वो बड़ी विवेकी और बहुत विवेक के साथ भावुक और बहुत स्नेहिल होकर उभरी है। तो देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच का जो संवाद है वो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, जब वो देवयानी शर्मिष्ठा से मिलने जाती है। देवयानी अपने हाथ जोड़कर पूछती है कि क्या मेरे अपराध को क्षमा करेगी मिष्टी। शर्मिष्ठा आगे बढ़कर उसकी दोनों हथेलियों पर अपनी दोनों हथेलियां रख देती हैं, अपराध से सिर झुका लेती हैं, आंखें भर आती है उसकी, और भावातिरेक से गला भर आता है, और वो कहती है कि देवयानी, तुम कदाचित मेरा अपराध क्षमा न कर पाओ। शर्मिष्ठा ने झुककर अपना मस्तक देवयानी के चरणों में रखा। मैं पुनः अन्य अपराध के लिए दंड की अधिकारी हो गई देवयानी, किंतु मेरे अपराध पर मेरा वश नहीं था। मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं था। अंधकार से निकल पाने की आशा लुप्त हो चली थी। आत्महंता विचार आने लगे थे। कदाचित महाराज ने उस दिन मुझे रोका न होता तो देवयानी को शर्मिष्ठा का शव मिलता। शर्मिष्ठा मौन हो गई, देवयानी भी क्या कहती। तिक्तता उभरी तो थी, किंतु देवयानी ने विचार किया, अपने अपराध की प्रतीति के बोध से ग्रस्त एक स्त्री, वो भी दासी, किस तरह अपना संरक्षण कर सकेगी। मन हुआ कि प्रश्न करे कि क्या इस संपूर्ण सृष्टि में तुझे महाराज ययाति के अतिरिक्त कोई और पुरुष दिखाई नहीं दिया शर्मिष्ठा। किंतु इस पर तो वह विचार कर ही चुकी थी कि शर्मिष्ठा का अपराध कदाचित उसकी विवशता की उपज था, महाराज ययाति का अपराध अधिक गंभीर था। देवयानी, जब तूने महाराज ययाति से प्रश्न नहीं किया तो शर्मिष्ठा से क्यों? इसलिए कि शर्मिष्ठा स्त्री है। क्या स्त्री और पुरुष हो जाने मात्र से अपराध की गंभीरता परिवर्तित हो जाती है? तू इस तरह का विचार कैसे कर सकती है देवयानी? यदि तुझे प्रश्न करने का अधिकार है तो पहला प्रश्न महाराज ययाति से किया जाना चाहिए। उनके भोग विलास को क्या शर्मिष्ठा नहीं जानती है? क्या देवयानी नहीं जानती है? क्या कमी थी सखी महल में कि उन्हें शर्मिष्ठा से प्रेम हो गया? किंतु क्या सत्य ही उन्हें शर्मिष्ठा से प्रेम हुआ था?
यदि प्रेम ही हो गया होता तो कोई प्रश्न शेष रहता ही क्या? शर्मिष्ठा इसी तरह देवयानी के चरणों में अपना मस्तक रखे रो रही थी और देवयानी विचार मग्न। तुरंत ही उसे शर्मिष्ठा का ध्यान आया। उसने शर्मिष्ठा को उठाया। मुझे शर्मिष्ठा के अपराध का ज्ञान है। देवयानी ने तीखी दृष्टि से शर्मिष्ठा की ओर देखा। किंतु देवयानी को अपने अपराध का भी ज्ञान है मिष्टी। तेरे अपराध की पृष्ठभूमि में मेरा अपराध भी था और उसकी पृष्ठभूमि में मेरा अपराध। क्या देवयानी उसे विस्मृत कर रही है? शर्मिष्ठा ने ग्लानि में भरकर प्रश्न किया। देवयानी मुस्कुराई थी। वृद्धावस्था आ पहुंची है देवयानी, विस्मृति का शिकार होने लगी है। अधिक प्राचीन की स्मृति नहीं है। शर्मिष्ठा निरुत्तर थी। क्या ये वही देवयानी है, असुर राज्य के राजगुरु शुक्राचार्य की क्रोधी, अभिमानिनी, महत्वाकांक्षी देवयानी, या कदाचित वह नहीं है? मेरे अपराध के लिए क्षमा महारानी, किंतु जिस देवयानी को मैंने जाना है आप वह नहीं हो सकती हैं। हाँ मिष्टी, मैं सत्य ही वह देवयानी नहीं हूं। मैं सत्य ही कोई और हूं। इतनी पृथक हूं कि स्वयं ही स्वयं को चिन्ह नहीं पा रही हूं। किंतु तुम्हें यह सुनकर अचरज होगा कि मुझे यह देवयानी संतोष दे रही है, शांति और तृप्ति। मैं प्रसन्न हूं। देवयानी ने पुनः शर्मिष्ठा को आलिंगन में लेते हुए कहा। बहुत खूबसूरत अंश था ये। और तुम्हारी जो पूरी कहानी है वो एक रस्सी की तरह बुनी हुई है। इसमें एक एक रेशा अलग अलग है, लेकिन वो सब जब इकट्ठे होते हैं तो पूरी एक रस्सी, एक ताकतवर रस्सी दिखाई देती है। ये जो उपन्यास है, ये उसका हर पेज वो आपको किसी प्रश्न का उत्तर देता है, आपकी मानसिक जिज्ञासा को शांत करता है, और जो भी द्वंद्व हैं वो कहीं पे जाके जैसे ठहर जाते हैं, विराम पाते हैं, उत्तर पाते हैं। ये बहुत अच्छे से लिखा गया है और मैं समझता हूँ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, माधवी के हर पृष्ठ की, हर शब्द की, उसकी हर लाइन की प्रासंगिकता होती चली जाएगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे बात कर रहा हूँ। ये जब कोई भी प्रश्न मेरे अंदर उठता है, फिर जब मैं इसमें पढ़ता हूँ, उसमें उसका उत्तर मौजूद होता है। जैसे देवयानी और शर्मिष्ठा के संबंधों की बात करें तो देवयानी को भी जो उसके जीवन में मिला वो पोएटिक जस्टिस जैसा था। जो उसने किया था वो उसका प्रतिफल मिला। कर्म का सिद्धांत काफी हद तक यहाँ पर लागू हो रहा है कि आप अगर खराब करोगे तो आपको अच्छा पाने की उम्मीद नहीं करना चाहिए, जो हमारे जीवन को हमेशा आगे गति देता है। जो सिद्धांत कि अगर आप किसी के लिए, मतलब अगर आप कांटे बो रहे हैं तो आप बबूल की ही आशा करेंगे, लेकिन आदर्श ये कहता है कि जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तो फूल। तो ऐसे पात्र भी हैं जहां पर जिनके जीवन में कांटे बोए गए हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए फूल बोने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुरु हो, चाहे वो शर्मिष्ठा हो, चाहे वो माधवी हो। तो जैसे जीवन है वैसा का वैसा ही मुझे लगता है कि माधवी है। और जैसे कहा जाता है ना, महाभारत में ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो महाभारत में ना हो। मतलब सारे दुख सुख, विडंबनाएं, परेशानियां, समस्याएं, उनका हल, वो सब कुछ महाभारत में है। माधवी के तौर पर को भी ऐसी ही महाकाव्यात्मक कृति के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें जीवन के जो प्रश्न हैं, चाहे वो श्लील हो, अश्लील हो, नैसर्गिक हो या बनावटी हो, वो आधुनिक हो या पुरातन हो, उनका उत्तर जो है वो उसमें लगातार अपने आप मिलता चला जाता है। हर पात्र अपने आप में एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जो किसी खास चीज को लेकर आई है और आपके जीवन में कोई खास उत्तर देकर आपको जाती है। तो ये जो देवयानी, माधवी और ययाति की जो कथा है, अगर हम इसको इसी कथा के ट्रेंगल को देखें तो जो स्त्री पुरुष हैं आधुनिक काल के, उनके जीवन की व्यथा कथा है। ये जो कथा है वो पूरी दुर्योगों की कथा है, योग की कथा नहीं है। ये दुर्योग है इसमें। तो ये दुर्योग जो है वो हमको सबको मालूम है कि दुर्योग जो है वो जीवन को और आगे बढ़ाते हैं। योग जीवन को कम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दुर्योग जो है वो जीवन को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, है ना। कहानी वो नहीं होती कि एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की मिल गए और उनकी शादी हुई। कहानी ये होती है कि एक अच्छा लड़का और लड़की जो है वो उसकी पसंद की नहीं हो, या एक अच्छी लड़की हो, लड़का उसके पसंद का नहीं हो। कहानी वहां शुरू होती है। तो ये जो कहानी है ये भी जीवन की विडंबना है। ये जो माधवी है
ये भी जीवन की विडंबनाओं की कथा है और अमिता ने इसको बहुत अच्छे से कहा। अगले शनिवार को नहीं, हम अब शुक्रवार को लाइव करेंगे, हाँ ये ठीक थोड़ा सा रहता है, टाइम मिलेगा ठीक रहता तैयारी है, का। ठीक है। शुक्रवार को हम लोग रात को 8 बजे अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर को हम लोग लेकर फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें अनीता तोमर भी देख रही थी, लीना जोशी देख रही थी और भी कुछ लोग आगे बढ़े थे, मतलब जो मुझे इस वक्त स्क्रीन पे दिखलाई नहीं दे रहे हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत प्यार से हमें सुना और खास तौर से अमिता से हम माधवी पर जो संवाद कर रहे हैं उसमें आप हमसे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर। नमस्कार।